भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर 5 के वन लाइनर नोट्स मैंने आपको दिए। आज जो यहाँ पर है ये है चैप्टर 6। देखिए सबसे पहले यहाँ अभी के मेरा टारगेट ये है कि आप लोग अपनी भाई यूपी जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा और अपने नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर दें। देखिए यह नोट्स आप सभी बना लें, आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, हेल्पिंग नोट्स हैं और इसमें आपको इंपोर्टेंट केस लॉज भी मिलेंगे, लीडिंग केस लॉज भी मिलेंगे। लेकिन अभी केवल एक तरीके से मैं बताऊं आपके लिए, कहते हैं ना कि सैंपल तरीके से है कि कैसे लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि फाइनल जब आपके एग्जाम का लगभग एक महीना बच जाता है उस वक्त आप ऐसा तो नहीं कि पूरा डायरेक्ट आप लोग खोलकर बैठेंगे पढ़ेंगे, पढ़ते हैं बट वो सही तरीका नहीं होता। क्योंकि अगर हम हर सब्जेक्ट का बेरक उठाकर बैठेंगे तो पहली बात तो हम जब पेपर देने जाएंगे तो हम वहां पर नहीं पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है, हम इतने सारे बुक्स लेकर जा भी नहीं सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट टाइम के लिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा कंटेंट कलेक्ट होना चाहिए कि केवल हमको रिवीजन रिवीजन करना हो और हम उसको ले जा सकें, ठीक है, इतना तो होना चाहिए। कि तो आज यहाँ पर हमारा चैप्टर 6 है। देखिए चैप्टर 6 ये कहता है कि भाई अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय में बुलाना है ना, चाहे वो आपका परिवादी हो, अभियुक्त हो, साक्षी हो, कोई भी हो, तो उसको न्यायालय में उपस्थित करने के लिए, अपीयरेंस करने के लिए, उसको कंपेल करने के लिए प्रोसेस जारी की जाती है, आदेशिकाएं जारी की जाती हैं। तो ये जो पढ़ने की जो आपका समन है, वारंट है, आपका डिक्लेरेशन है, ये क्या है? ये आदेशिकाएं हैं। क्या है? एक तरीके के आदेश है न्यायालय के, जो किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किए जाते हैं। नॉर्मल सी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि चैप्टर ही क्या कह रहा है कि उपस्थित होने को वश करने के लिए आदेशिकाएं, एक तरीके से क्या है, न्यायालय के आदेश है किसी व्यक्ति को कहां पर, न्यायालय में उपस्थित होने के लिए, विवश करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम बताएं, जो हमारा चैप्टर 4 है ना, चैप्टर 6 का चैप्टर 6 जो है 4 पार्टों में डिवाइड आपका। क्योंकि सबसे पहले ऐसा तो नहीं कि किसी भी व्यक्ति को आपने डायरेक्ट जो है ले गए और आपने तुरंत उसको वारंट इशू कर दिया, नहीं भाई। सबसे पहले ना समन के बारे में बात की इस चैप्टर के अंदर, कि सबसे पहले क्या दिया जाएगा, समन। तो समन के बारे में कहां से कहां तक पढ़ते हैं, जो पार्ट ए आता है इस चैप्टर का वो 63 से 71 है। इसमें सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि समन का जो, ये नहीं बताता ये सेक्शन के समन होता क्या है, ये बता रहे कि फोरम ऑफ समन, समन को कैसे ड्राफ्ट किया जाएगा उस तरीके की बात करता है, ठीक है, प्रारूप समन का, जो कि 63 से 70 में कि समन कैसे इशू किया जाएगा, उसकी सर्विसेज वगैरह, जिस व्यक्ति पर समन की तामील होने अगर वो ना मिल सके तो क्या होगा, वो सारी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद आता है सेकंड पोर्शन, वारंट। अब भाई समन से काम नहीं चला, तभी तो वारंट की जरूरत पड़ी, तो वारंट 72 से 83 तक शुरू होता है, ठीक है, 72 से 83 तक क्या आएगा, इसमें वारंट आता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, वारंट का प्रारूप क्या है, ठीक है, कब तक वैलिड रहता है, किसको इशू किया जाएगा, अगर जिस व्यक्ति को वारंट इशू किया गया है वो उस कोर्ट के जुडिक्शन में रहता ही नहीं है जो वारंट इशू कर रहा है, तो क्या होगा, ये सारी कंडीशन आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। भाई हमने तुमको समन भेजा, नहीं सुना, वारंट भेज दिया, नहीं सुन रहे हो, तो अब एक ही अब डिक्लेरेशन कर दो। डिक्लेरेशन आपको 84 से 89 तक पढ़ने के लिए मिलेगी। इसमें क्या है कि भाई पहले तुमको मौका दिया, तुमने समन का कोई जवाब नहीं दिया, वारंट का नहीं दिया, अब डिक्लेरेशन तुमको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि भाई 30 दिन के अंदर तुम जो है कोर्ट में प्रेजेंट हो जाओ। और ये डिक्लेरेशन का आपने देखा नहीं कि कहीं चस्पा वगैरह कर जैसे घर के बाहर, या मतलब ढोल पिटवा का सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा ऐसी जगह पर जहां पर वो रहता हो, हर उस कंडीशन से जिससे उस तक के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे डिक्लेरेशन इशू हो चुका है, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं प्रेजेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी का फिर अटैचमेंट कर दिया जाएगा, फिर भी 6 महीने के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर अब उसको सेल कर दिया जाएगा। वो सारी चीजें यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। उसके बाद इसमें आ जाता है अब आपके अदर रूल्स 90 से 93 तक। अदर रूल में क्या आता है, अभी हमने समन और वारंट पढ़ा, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है कि भाई ये जो समन था ना, क्या इसकी जगह पर हम वारंट इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीजें यहाँ वाले पोर्शन में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, कि समन के स्थान पर भी वारंट इशू किया जा सकता है। मतलब वही पहली प्रायोरिटी क्या है कि आप समन जारी करो, नहीं सुनना तो वारंट करो। लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन आपको 90 देखने को मिलेगा जो बताएगा कि समन के साथ या उसके अतिरिक्त भी वारंट इशू आप कर सकते हो, ये सारी चीजें। और बाकी यहाँ पर ये कि अगर कोई व्यक्ति मानो न्यायालय में प्रेजेंट हो जाता है तो उसके बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा, ये सारी चीजें ये अदर रूल्स में पढ़ने के लिए मिलेगी 90 से 93 तक। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ, 63 से 93 तक हो गया, जो 4 पार्टों में आपका डिवाइड है, समन, वारंट, डिक्लेरेशन और अदर रूल्स, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें सबसे पहले फोरम ऑफ समन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा,
सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है फॉर्म ऑफ समन। समन का प्रारूप कहाँ दिया हुआ है? 63 में। 2 पॉइंटों में इंक्लूड है। पहला वाला पॉइंट आपका मेन सीआरपीसी वाला है, बट दूसरा वाला पॉइंट आपका नया ऐड हो चुका है। पहला पॉइंट ये कि समन कैसे होगा भाई? समन जो है ना लिखित रूप में होगा, डुप्लीकेट होगा, इनके 2 प्रतियों में होगा, पीठासीन जो न्यायाधीश होगा जो ठीक है उसके हस्ताक्षर होंगे और उसकी सील लगी हुई होगी। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अगर ये वाली कंडीशन है तो आपका समन वैलिड है, अदरवाइज समन वैलिड नहीं होगा, ये भी बात याद रखिएगा। मानो अगर आपने डुप्लीकेट में नहीं है तो भी नहीं है, ओरली समन नहीं चल सकता है, अगर उसमें पीठासीन न्यायाधीश के हस्ताक्षर नहीं तो भी नहीं होगा, सील नहीं लेगी तो भी वैलिड नहीं होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये आपकी चीजें न्यू ऐड हुई है। ये दूसरा पॉइंट जो है ना ये BN में ऐड हुआ है कि एक तो एनक्रिप्टेड, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में जो सामने वाला समझ चुके। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तरीके भी से भी हो सकता है, और ये ज्यादा आपका प्रेजेंट टाइम इसको लेकर के कुछ केसेस वगैरह भी इंक्लूड आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। उसके अलावा वसील होगा, डिजिटल सिग्नेचर होंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा जाएगा तो उस पर जो है डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में भी प्रोविजन किया गया है। और याद रखिएगा ये जो चीजें आपने यहाँ पर पढ़ी है जो BN में न्यू ऐड हुई है, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो रेयरी कोई एग्जाम होगा जिसमें ये जो है मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, अदरवाइज ये ज्यादा से ज्यादा किसमें इंपॉर्टेंट आपके प्री में हर एक पॉइंट आपका यहाँ से क्या है? महत्वपूर्ण है। ये तो हो गई यहाँ की बात। अब आती भी समन की तामील कैसे की जाएगी। तो देखिए समन की तामील ना व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। सेक्शन 63 के बारे में बात करता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन बात करता है? 64 बात करता है, ठीक है। सेक्शन 64 का ये सब सेक्शन 2 है। बाकी देखो मैंने क्या कहा, पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, फिर उसमें से एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि वो चीज पढ़ें। अब आप लोग जो PYQ लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, जितना पूछा जा रहा है उतना आप तैयार करें, बट बेरक को इस तरीके से आप पढ़ लें कि अगर प्रश्न आए तो आप उसको लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पर 64 जो है वो ये बात करता है कि समन की जो तामील है वो कैसे की जाएगी। समन हाउ सर्व ये बात करता है 64, यानी कि भाई सबसे पहले तो कैसे करोगे? व्यक्तिगत रूप से ही करोगे ना, पर्सनली करोगे। पहले ये थोड़े कि उसे घर पे जाके जिस्पा कर दिया तो उसके फैमिली मेंबर को दिया है। पहली कंडीशन तो यही बनती है, 64 कहता है। उसके बाद हम आते हैं 66 पर। 65 में ये दिया हुआ है कि जो निगमित निकाय है, फर्म है, सोसाइटी है, तो उन पर समन की तामील 65 में। मोस्टली यहाँ से आप लोग कर सकते हैं 65 से, अगर आप करना चाहें तो आप केवल जो है इसका टाइटल पढ़ दें, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। 66 की अगर हम बात करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये आ जाता है, स्वाद का मैटर है, तो आप लोग उसको रीड कर सकते हैं सारा, लेकिन टाइटल का जो कहता है सेक्शन का टाइटल वो जरूर आप याद रखिए। नेक्स्ट एक चीज है, क्योंकि 64 में हमने क्या पढ़ा कि समन की तामील कैसे की जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनली की जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा एक सेक्शन आता है 66। अब कंडीशन ये भी तो बनती है भाई क्या, कि अगर भाई ठीक है हम पर्सनली रूप से कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को हमने समन भेजा अगर वो व्यक्ति मिल ही नहीं रहा, तो अब क्या करें भाई? हम पर्सनली तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो अब क्या उपचार बचा हुआ है? तो यहाँ पर सेक्शन 66 ये कह रहा है कि उसके परिवार का जो वयस्क सदस्य होगा उसके पास छोड़कर की जाएगी, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर CRPC में जो था ना वयस्क पुरुष सदस्य था, और जब आप बेरक पढ़ेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं BNSS का, तो आपको ना वहां पर अब भी पुरुष लिखा हुआ मिलेगा, उसको आप काट दें। क्योंकि अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे सेक्शन 66 तो आप देखेंगे उसमें जो है मेल शब्द को यूज नहीं किया, पुरुष शब्द को यूज नहीं किया है, मैन शब्द को यूज नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हिंदी वाले अपने बेरक में सुधार कर ले, वहां पर पुरुष शब्द को काट दे। यानी कि अब यहाँ पर ये जेंडर इक्वल हो गया है, तो उसके घर की वयस्क महिला भी होगी तो भी उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि भाई चीजें चेंज हो चुकी हैं। महिलाएं वो पहले वाली एकदम वो थी, मतलब घबराई हुई सहमी थी महिलाएं नहीं है, रेयर कुछ को छोड़कर अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आप जानते हो। तो इसलिए अब उन पर भी समन की तामील की जा सकती है। और इसमें क्या होता है कि मतलब दो, जैसे ऊपर हमने देखा डुप्लीकेट में होगा, तो एक तो उस व्यक्ति को दे दी जाएगी, वो नहीं तो उसके परिवार के वयस्क सदस्य को दे दी जाएगी। तो जो दूसरी होती है ना उस पर एंडोर्समेंट, मतलब पीछे ना हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं इस चीज के लिए, एक उसको दे दी जाएगी, दूसरी पर हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं, ताकि ये मतलब एक तरीके से प्रमाण रहे कि हाँ भाई उस पर सर्विस जो है समन की तामील हो गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं 67 में। एक चीज और आती है, मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा नहीं है बट मैं बता देती हूँ
67 जो है ये कहता है कि भाई अगर 64, 65, 66 की कंडीशन ना हो, कहने का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति को सामान भेजा गया था वो भी नहीं मिल रहा है, उसके परिवार में कोई वयस्क सदस्य भी प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 67 अब ये कह रहा है कि मतलब उसके जो ऐसी जगह पर उसके घर में या बाहर किसी भी जगह पर जहां पर वो सहज दृश्य हो देख सके कोई भी आसानी से, वहां पर उसको चस्पा कर दिया जाएगा। ये कहता है 67। ठीक है, उसको क्या कर दो, चस्पा कर दो भाई, लगा दो, लेकिन आप आकर आपको इस चीज को बताना पड़ेगा, इसमें थोड़ी कंडीशन हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 68 जो है वो सरकारी सेवक पर समन की तामील की बात करता है। तो आप इसको क्या करें, सरकारी सेवक पर समन की तामील को लेकर के टाइटल इसका तैयार कर लें अच्छे से। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति ना सरकार के सक्रिय सेवा मोर्चे एक्टिव सर्विस में, ये भी बात आप याद रखें। ठीक, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर 69 और आपका जो 70 है ना, 69 ये यहाँ पर 69 और 70 दो सेक्शन आपके 69 सेक्शन आपका तब यूज होता है जब समन की तामील उस न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होनी हो जिसने समन इशू किया, तो कौन सा अप्लाई होगा, 69। अब 70 क्या करे, 70 ये कह रहे कि जो व्यक्ति समन लेकर गया था ना, अब मानो उस मामले में अगर आगे कोई हियरिंग हो, जो सेक्शन 70 है वो ये कह रहा है जिस व्यक्ति को समन दिया था, अब मानो सारी चीजें ठीक थी लेकिन अब उस मामले में ना प्रोसीजर था। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो व्यक्ति क्या नहीं है, वो व्यक्ति अब यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं है समन की सर्विस के बारे में कुछ भी बताने के लिए। तो यहाँ पर अब क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये सेक्शन 70 में कहा गया है। उसके बाद सेक्शन 71 जो है बात करता है साक्षी पर समन की तामील। तो साक्षी पर भी समन की तामील इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रोविजन जो डिफाइन किया गया इसको, उसको BN के सेक्शन 2 के कौन से क्लॉज में डिफाइन किया गया है, जरूर बताएं। तो 71 में जो आपका हो जाता है वो साक्षी पर समन की तामील की गई है। तो ये समन वाले सेक्शंस हमारे हो चुके हैं कहां से कहां तक, पहला वाला जो हमारा पोर्शन था 63 से 63 से 71 तक। अब कल इससे आगे कराएंगे आपको वारंट वाला 72 से 83 तक, यानी कि कल आपको हम यहाँ कोशिश करेंगे कि पूरा जो आपका ये बचाव पार्ट है सारा का सारा आपको करा देंगे। बट यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप PYQ लगाएंगे तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इनसे बाहर जो है आपका अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं गया है प्री में, MCQ में, और मेंस में भी आप लोग देखेंगे कि यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। और क्या पूछा गया है अभी तक जहां तक मैंने कराया है वहां तक अभी ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बट फिर भी आप इसमें जो है समन का प्रारूप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं वेरी शॉर्ट के लिए। ठीक है, लेकिन मुख्य परीक्षा में भी इसमें से कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। नीचे जहां दिया हुआ है वहां जब कराएंगे तो बताएंगे कि क्या बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज अगर आप लोग चाहते हैं यूपी जुडिशरी की तैयारी आपकी शुरू करें, प्लीज आप लोग बैठे ना नोटिफिकेशन के वेट में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे यूपी में ना रेयर ही कभी नोटिफिकेशन के साथ आपको डेट मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और डेट फिर ऐसी मिलेगी कि आप लोग ये करेंगे कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, हम जानते हैं कि थ्री प्रैक्टिस आपकी लटकी हुई है, उसका कहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है, तारीख पे तारीख लगे जा रही है, लेकिन फिर भी उन लोगों को आपके फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो लोग वेल सेटल आराम से बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं, वो बात उनकी अलग है। वो आपके फ्यूचर से उनको कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग यहाँ पर समझ लें। और दूसरी बात, इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन में आप लोग अच्छे से लग जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो वीडियोस का नोटिफिकेशन हम लेकर आते हैं वो आप तक डेली बेसिस पर पहुंचता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।